चैप्टर 1 इज एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। हम हिस्ट्री नहीं करेंगे, पेपर में नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपकी मैम बार बार बोल रही है कि मैम हिस्ट्री आ सकती है, बेटा हिस्ट्री करके आई हो तो अलग बात है, अदरवाइज नहीं आ रही, ठीक है। अब ध्यान से समझो मैम, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या मतलब है। बेटा ह्यूमन एक्टिविटी दो तरह की होती थी, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हो और कोई एक्टिविटी करते हो जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है बेटा, मनी इज इन्वॉल्व, या फिर आप उसको अर्निंग लाइवलीहुड के लिए कर रहे हो, अर्निंग के लिए कर रहे हो, तब मैं उसको क्या बोलती हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तीन तरह की होती हैं, आप बिजनेस भी कर सकते हो, प्रोफेशन भी कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हो। आगे हमने बिजनेस ही पढ़ना है, बट तीनों का एक ब्रीफ लेते हैं। पहला है बिजनेस, इट इज an occupation in which people regularly engage in activities related to purchase, sale, production or exchange of goods and services with a view to earn profits and satisfy needs of other people. मेन ये है कि इसकी इनकम किस फॉर्म में होती है, प्रॉफिट। इसमें ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, पॉसिबल। आप करते क्या हो, परचेज, सेल, प्रोडक्शन, ठीक है। या तो प्रोड्यूस करके सेल करोगे या खरीद कर करोगे, तो प्रोडक्शन, परचेज और सेल कौन सी ऑक्यूपेशन है, बिजनेस। अगर आप स्पेशल नॉलेज और स्किल्स वाली ऑक्यूपेशन करते हो देन इट इज नोन एज प्रोफेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, प्रोफेशन। अगर आप क्या करते हो बेटा, स्पेशल नॉलेज और स्किल्स वाली ऑक्यूपेशन करते हो, इसको क्या बोलते हैं, प्रोफेशन। मैम मतलब क्या है बेटा, बिजनेस में नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। तो अनक्वालिफाइड भी है तो बिजनेस कर सकता है, बट प्रोफेशन नहीं हो पाएगा। प्रोफेशन के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। सो दिस इज द मेन हैशटैग। यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज, सेल एंड प्रोडक्शन। यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। प्रोफेशन डन है। मैम इसमें मिलता क्या है बेटा, इसमें आपको मिलती है प्रोफेशनल फीस, और इसका एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो प्रोफेशनल बॉडीज ले डाउन करती हैं, वही फॉलो करना है। जैसे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है, AIMI, ये एक कोड ऑफ कंडक्ट देता है सारे डॉक्टर्स को कि आपको यही टर्म्स कंडीशंस फॉलो करने हैं। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है डूज एंड डोंट्स। कोई भी डॉक्टर अपने लिए किसी बंदे की जान नहीं ले सकता, या किसी से सुपारी लेकर जान नहीं ले सकता। तो इसके ऊपर उसको पूरे साइन करने पड़ते हैं कोड ऑफ कंडक्ट पे कि ये मेरे डूज हैं, ये मेरे डोंट्स हैं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अगर मेरे को किसी दवाई के बारे में नॉलेज नहीं है, मैं वो कभी प्रिस्क्राइब करूँगा ही नहीं, मैं दवाई नहीं दूंगा, दैट इज़ एन ऑप्शन, बट ये नहीं कि मैं गलत दवाई प्रिस्क्राइब कर दूँ। इसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं वो एक बनाती हैं कोड ऑफ कंडक्ट, और कौन साइन करते हैं, प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट आते हैं हम, ये कह रहे हैं प्रोफेशन में जो बंदा होता है उसको प्रोफेशनल्स बोलते हैं। तो बता आपको, जैसे टीचर एक प्रोफेशनल है, डॉक्टर एक प्रोफेशनल है, उसका प्रोफेशन क्या है, मेडिकल। डॉक्टर का प्रोफेशन क्या है बेटा, मेडिकल। टीचर का क्या है, टीचिंग। सीए एक प्रोफेशनल है, उसका प्रोफेशन क्या है, अकाउंट्स या अकाउंटिंग। समझ गए। आगे आते हैं एम्प्लॉयमेंट पे। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। इसलिए मैं कहती हूँ एम्प्लॉयमेंट नहीं करनी आपने, किसी के लिए काम नहीं करना। तो उसको 2 करोड़ का भी सेल ला देगा ना, तेरे को एक फिक्स सैलरी मिलेगी, यस और नो। So you should do something of your own, which is business or profession. अब तू पढ़ा लिखा है तो तू बिजनेस भी कौन सा करेगा, प्रोफेशनल ही करेगा, ठीक है। अगली चीज पे बात करते हैं बेटा, इनको मिलती क्या है, वेजेस, और इनको बोलते हैं क्या है, एम्प्लॉइज या वर्कर्स। बस मेन हैशटैग्स याद रखो। एक पॉइंट जो आता है दैट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। क्या आता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो बिजनेस में इट इज पॉसिबल, प्रोफेशन में इट इज नॉट पॉसिबल, एम्प्लॉयमेंट में भी इट इज। जो बंदा एम्प्लॉय है उसने ट्रेनिंग ली है तो उसकी जगह उसके घर का बंदा काम नहीं कर सकता। प्रोफेशनल ने खुद पढ़ाई करी है, उसके घर का बंदा आकर ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, डॉक्टर है तो। ऐसे ही बिजनेस में कोई भी बंदा है, अनक्वालिफाइड ही था वो तो उसकी जगह कोई भी और बैठकर कैश काउंटर संभाल सकता है। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज ओनली पॉसिबल इन बिजनेस। इज इट क्लियर। अब आगे चल रहे हैं, इधर देखोगे मैम, ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब
होता था बेटा, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते थे? एंड रिजल्ट्स। वैसे आएगी नहीं बट आपके लिए बता रही हूँ, दे आर द एंड रिजल्ट्स एंड दे आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल नंबर्स। तो पहला हैशटैग क्या होगा? एंड रिजल्ट। दूसरा क्या होगा? न्यूमेरिकल नंबर्स। दे आर हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में ही एक्सप्रेस किया जाता है, इनको ध्यान से समझो। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब है पैसे से रिलेटेड। तेरे को दो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने हैं बिजनेस के अंदर, एक तो पैसा कमाना है, दूसरा सोसाइटी का ध्यान रखना है। तो ऑब्जेक्टिव कितने तरह के हैं? दो, इकोनॉमिक एंड सोशल। इकोनॉमिक एंड, मैम इकोनॉमिक में बताओ क्या क्या आता है? बेटा शॉर्ट फॉर्म है सुनो पापा जी। क्या शॉर्ट फॉर्म है? सुनो पापा जी। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। बुक ने ना इस टॉपिक को थोड़ा सा मोल्ड करके चेंज कर दिया। आओ देखते हैं कैसे। हम अभी तक पढ़ते थे सर्वाइवल के लिए क्या कवर करनी है? कॉस्ट। प्रॉफिट क्यों कमाना है? बिकॉज हमारा वो सोर्स ऑफ इनकम है। बढ़ता हुआ प्रॉफिट क्या करता है? ग्रोथ देता है। यही पढ़ते थे। आओ देखते हैं हमने इसको कैसे मोल्ड करा है। अर्निंग प्रॉफिट्स, पहला पॉइंट समझ आ गया। सर्वाइवल हटा दिया, सीधा क्या आ रहा है? अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिटेबिलिटी रेफर्स टू प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो तो कैपिटल लगा रहा है उसमें से अगर तू प्रॉफिट कमा पा रहा है तो तू प्रॉफिटेबल है, यही बोलते हैं हम। प्रॉफिटेबिलिटी रेफर्स टू अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स रिलेटेड टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। if you are earning above your capital, that means you are profitable. ठीक है? Every business must earn a reasonable profit, which is so important for its survival and growth. आ गया सर्वाइवल, आ गई ग्रोथ, आ गया प्रॉफिट पहले पॉइंट में। यस और नो? कुछ चेंज नहीं है, मोल्ड करा है बस। तो पहला पॉइंट बोलो अर्निंग प्रॉफिट्स। बोलो अर्निंग प्रॉफिट्स। मैंने केस स्टडी देख ली, एक पेपर में आई हुई है फाइनल्स के। तब पिछले साल तक तो यही लिखते थे, सुभाष दे में चेंज आए हैं पॉइंट्स में। नेक्स्ट इज मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग रेफर्स टू पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन रिलेशन टू इट्स कंपेटिटर्स। अगला ऑब्जेक्टिव तेरा ये है कि कंपेटिटर्स के साथ तू मार्केट में स्टैंड कर पाए, तेरा प्रोडक्ट इतना क्वालिटेटिव हो। तो इसको क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। Market standing. Next is innovation. Innovation is the introduction of new ideas or methods in the way something is done or made. अब तेरे को प्रोडक्ट को नए तरीके से बनाना है। कैसे बनाना है बेटा? नए तरीके से बनाना है। इसको क्या बोलते हैं? इनोवेशन। बच्चे को लगता है इनोवेशन में पैसा इन्वॉल्व नहीं है, चल सोशल लिख देता हूँ, लेकिन ये है कौन सा ऑब्जेक्टिव? इकोनॉमिक। कौन सा ऑब्जेक्टिव है? इकोनॉमिक। तो तीसरा जल्दी बोलो ऑब्जेक्टिव क्या है? इनोवेशन। Fourth is optimum utilization of physical and financial resources. और last है increasing the productivity. मैम ने इसको थोड़ा सा वैल्यू बेस्ड कर दिया। फर्स्ट पॉइंट बोलो अर्निंग प्रॉफिट्स। Profitability refers to earning profits with respect to capital. Next is every business must earn a reasonable profit, which is essential for its survival and clear है? मैम फिर क्या करेंगे बेटा? कंपेटिटर के साथ तो खड़ा हो पाए, इसको क्या बोलते हैं? मार्केट स्टैंडिंग। तेरे बिजनेस की क्या होनी चाहिए? रेप्यूटेशन, गुड रेप्यूटेशन, मार्केट स्टैंडिंग। थर्ड इज आपको अपने प्रोडक्ट को क्या बनाना पड़ेगा? इनोवेटिव। ठीक है मैम, हमें रिसोर्सेज को चाहे फिजिकल है या फाइनेंशियल ऑप्टिमली यूज करना है, ओवर या अंडर यूज नहीं करना। ओवर मतलब बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, अंडर मतलब यूज ही नहीं कर पा रहा, ऐसा नहीं करना। ऑप्टिमली करना है, जितना चाहिए उतना ही रिसोर्स यूज करना है। तो फोर्थ पॉइंट बोलो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बोलो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल। लास्ट पॉइंट इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। एक बंदा 500 यूनिट बना पाता है पर तू उससे बनवा नहीं पा रहा, काम नहीं ले पा रहा, तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज, उसमें कैपेबिलिटी है, तुझे लेना है उससे काम, इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। 2 लाख की कैपिटल पर फॉर एग्जांपल 4 लाख का माल निकलता है, पर तू 3 लाख का निकाल रहा है, मतलब तेरी प्रोडक्टिविटी क्या है बेटा? कम। कैपिटल तेरी उतनी जा रही है, तो कुछ तो ट्रिक लगा कि तेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। ये कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? इकोनॉमिक। कितने ऑब्जेक्टिव्स करे हमने? 5। पहला अर्निंग प्रॉफिट्स। पहला जल्दी बोलो अर्निंग प्रॉफिट्स। दूसरा बोलो मार्केट स्टैंडिंग। दिस इज रिलेटेड टू कंपेटिटर्स। किससे रिलेटेड है? कंपेटिटर्स। थर्ड पॉइंट इनोवेशन। फोर्थ पॉइंट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल। लास्ट पॉइंट
इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन नहीं कह रही, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, चलो अगला पॉइंट। ऐसे करेंगे नेक्स्ट। मैम हमने कर लिया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, अब हम कर रहे हैं सोशल। सोशल का क्या मतलब है? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी देने हैं और सर्विसेज भी देनी है। मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देती हूँ आपके लिए, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। पहला सोशल ऑब्जेक्टिव क्या लिखोगे? क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस लाइक होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब नहीं करना आपको। ठीक है, एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करनी। बोलो, अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। पहला पॉइंट क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। फर्स्ट पॉइंट क्वालिटी गुड्स एंड, सेकेंड पॉइंट अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। थर्ड पॉइंट एंटी सोशल का मतलब है जो सोसाइटी के अगेंस्ट है, अनफेयर का मतलब है जो फेयर नहीं है, जैसे रॉन्ग वेइंग मशीन, ये नहीं रखनी आपने। तो अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। होर्डिंग का मतलब होता है कि आपने कम प्राइस के ऊपर माल ले रखा है, अब प्राइस बढ़ने वाला है आपको पता है, तो आप सेल नहीं कर रहे ताकि आप महंगे में बेच पाओ, तो इसके साथ कस्टमर डिस्टर्ब होता है कि सप्लाई नहीं आ रही। नेक्स्ट पॉइंट जेनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पढ़ा था हमने। नेक्स्ट वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय। सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप चैप्टर 6 में पढ़ते हो। लास्ट कम्युनिटी। मैम अब बताओ अगला टॉपिक क्या आ सकता है पेपर में, ध्यान से समझो। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, अगला टॉपिक क्या आ सकता है बेटा? कॉजेज ऑफ, ध्यान से समझना। 4 कॉजेज आप पढ़ते हो, पहला कौन सा है? नेचुरल कॉज। पहला कौन सा है? ध्यान से समझो, पेपर में लिखोगे क्या? बच्चा नेचुरल तो आइडेंटिफाई कर लेता है, उसके अंदर क्या लिखना है भूल जाता है, तो मैं हैशटैग्स आपको दे रही हूँ। ठीक है, इधर देखो, नेचुरल कैलेमिटी से रिलेटेड कोई भी रिस्क होगा लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हेवी रेन्स, फेमाइन एटसेट्रा, ये सब नेचुरल कैलेमिटी से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है। कौन सा कॉज है? नेचुरल कॉज। नेक्स्ट ह्यूमन कॉजेज, अनएक्सपेक्टेड इवेंट लाइक डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, लाइट्स ऑन छोड़ गए, ठीक है, दिवाली वाले दिन कैंडल्स को नहीं ढंग से ऑफ करा, ध्यान नहीं रखा, आग लग गई, केयरलेसनेस। ठीक है, जैसे पहले क्या होता था कि माउस है, बड़ी छोटी सी चीज़ है बट वो स्टिल हमारे प्रॉफिट्स को इफेक्ट करती है। जैसे हम ना माउस को रात को ऑफ करके जाते हैं यहाँ से, एक सेल ही तो है। बच्चा बोलेगा मैम एक सेल ही तो है। बेटा 3 कमरे हैं, 3 माउस पड़े हैं, कैबिन का, बैकअप रूम का 6-7 माइक हो गए, छोटे छोटे मार्जिन से ही तो प्रॉफिट बनता है। तो जब ये नहीं ऑफ करके जाते थे ना रैंडम, मैं मॉर्निंग 11 o'clock कभी आती तो चेक करती थी ये ऑफ करा था इन्होंने। तो ये एक हैबिट है जो आपके प्रॉफिट्स को क्या लेकर जाती है? पीक पर। छोटी सी तो हैबिट है, ऐसे वाईफाई ऑन छोड़ देंगे, अब रात को हम है ही नहीं तो वाईफाई क्या करना है? हमारे 2 वाईफाईज हैं पूरे सेंटर पे, 2 या 3। एक वाईफाई आप ऑन रखो क्योंकि कैमरा चल रहा है रात को ना, कैमराज हैं जो सीसीटीवी, वो उसके लिए चाहिए। बाकी 2 वाईफाईज बंद रखो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या जाता है पीक पे। ध्यान से समझो, हमारा कमर्शियल स्पेस है, 3 फेज्ड मीटर है। अगर आपके घर पे 100 रुपए का बिल आएगा वाईफाई का, तो हमारे घर पे, हमारे सेंटर पे 300 का आएगा। तो मुझे अपने एम्प्लॉयज की केयरलेसनेस को क्या करना है? कम। अगर उसकी वजह से बिल ज्यादा आ रहा है तो कौन सा कॉज है? ह्यूमन कॉज। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज ध्यान ही नहीं दे रहे, क्लास ओवर हो गई, लाइट्स ऑन है, इसको क्या बोलेंगे? नेग्लिजेंस। स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, ये सारे कौन से हैं बेटा? ह्यूमन कॉजेज। अब बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज की, रिलेटेड टू डिमांड फॉर गुड्स, सप्लाई से रिलेटेड। इकोनॉमिक कॉजेज में आता है सारी आपकी इकोनॉमिक्स जो आप पढ़ते हो। जैसे रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया तो मैंने अपने गुड्स का प्राइस भी, अब सेल नहीं हो रही, ये मेरी गलती नहीं थी, एक इकोनॉमिक कॉज था कि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा। तो कोई भी प्राइस या डिमांड रिलेटेड कॉज आएगा तो हम क्या लिखेंगे? इकोनॉमिक कॉज। मैम और क्या हो सकता है बेटा? कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स, बंदे को लगता है कस्टमर से पैसा नहीं आ रहा तो ह्यूमन कॉज होगा, लेकिन आंसर क्या है इसका? इकोनॉमिक। नेक्स्ट पॉइंट चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी और मेथड ऑफ प्रोडक्शन।
मैं अभी तक व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाई जा रही हूँ, स्क्रीन्स आ चुकी हैं, मेरे पास बच्चे नहीं आ रहे। कौन सा कॉज है? इकोनॉमिक। नेक्स्ट आते हैं बेटा फाइनेंशियल प्रॉब्लम लाइक राइज इन इंटरेस्ट रेट, ऐसा कुछ भी आता है, ये भी किससे रिलेटेड है? इकोनॉमी से। तो कहाँ लिखोगे? इकोनॉमिक कॉज में। तो अंडरलाइन कर लोगे आप इसमें, लाइक राइज इन इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग, या फिर गवर्नमेंट आपके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाएगी। ये सब कौन से कॉजेज है? इकोनॉमिक। 3 कॉजेज बताओ जो अभी तक करे। नेचुरल कॉज, हैशटैग नेचुरल कैलेमिटीज, क्या लिखोगे? नेचुरल कैलेमिटीज। दूसरा ह्यूमन कॉज, ह्यूमन कॉज में मैम मेन क्या पॉइंट आपने बताया जो हम गलत करते हैं? बेटा जैसे स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, ये किसका पार्ट है? ह्यूमन कॉज। स्ट्राइक्स, राइट्स, मैनेजमेंट नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस, एम्प्लॉइज से रिलेटेड, ये सब किस में आएगा? ह्यूमन कॉज। इकोनॉमिक कॉज, थर्ड कॉज कौन सा बेटा? इकोनॉमिक कॉज। इसमें मेन जो याद रखना है, हायर टैक्स रेट्स, हायर इंटरेस्ट रेट्स, और सबसे मेन कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स। ये एग्जाम्पल है जो पेपर मुश्किल बनाने के लिए आ जाते हैं। 1 नंबर ही तो जाएगा मैम, बेटा इसीलिए नंबर घट जाता है। एमसीक्यू में मैम ने सीधा दे देना है, चेंज कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर इज विच कॉज ऑफ रिस्क। तो आंसर क्या होगा? इकोनॉमिक। बच्चा लिखेगा ह्यूमन, कस्टमर आ रहा है, आंसर क्या है? इकोनॉमिक। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो बंदा पैसा आपका नहीं दे पा रहा, इसीलिए इसका आंसर क्या है? इकोनॉमिक। क्लियर है? लास्ट कॉज इज अदर कॉज। इसमें आते हैं अनफोर्सीन इवेंट्स जो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, गवर्नमेंट गिर गई, ये कौन सा कॉज है? अदर कॉज। कौन सा कॉज है? जल्दी बोलो। मैकेनिकल फेलियर्स, मशीनरी नहीं चल रही, क्लास नहीं हो पा रही, कौन सा कॉज है? अदर कॉज। बर्स्टिंग ऑफ अ बॉयलर, फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट्स, ये किस में आएगा? अदर कॉज। तो कुछ ना चेंजेस आए हैं बुक्स में, पहले हम फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट्स को इकोनॉमिक में लिखते थे, लेकिन अब क्या लिख रहे हैं? अदर में। क्लियर है? चारों कॉजेस बताओ जल्दी। पहला नेचुरल कॉज, ह्यूमन कॉज, इकोनॉमिक कॉज। क्लियर है? कलेक्शन ऑफ ड्यूज वाला किस में आएगा? इकोनॉमिक में। ठीक है? स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू वर्क पावर फेलियर किस में आएगा? ह्यूमन में। ह्यूमन में स्टॉपेज ऑफ वर्क, यही कह रही हूँ, ये नए एग्जांपल्स को अपने टिप्स पे ले लो क्योंकि आने वाले हैं पेपर में, इसीलिए टॉपिक को मैंने ब्रीफ में कराया है। वैसे बच्चा कहता है कॉजेस तो बड़ा ही आसान टॉपिक है, वो क्यों हम रिवाइज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल्स में क्या आए हैं बेटा? चेंजेस। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, अब यहीं से करना पड़ेगा। अब हम आ रहे हैं मेन टॉपिक पे, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। मोस्ट लाइकली 6 मार्कर अगर आया चैप्टर 1 का तो यहीं से आएगा। ठीक है? इसके बाद ये चैप्टर खत्म है, इसीलिए एक क्लास में हो पा रहा है क्योंकि हम मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स ही कर रहे हैं। ध्यान से समझो। अब मैंने इंडस्ट्री और कॉमर्स के मेन हैशटैग्स बनाए हैं जो आपको करके जाने हैं। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता था? रिलेटेड टू प्रोडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री? रिलेटेड टू प्रोडक्शन। जब तू रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनवाएगा तो आंसर क्या होगा? इंडस्ट्री। बिजनेस एक्टिविटी 2 तरह की है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कॉमर्स इज रिलेटेड टू सेल। पढ़ते थे हम, अब इसी को हम फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखोगे। इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विथ प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। इंडस्ट्री का मतलब क्या? जल्दी बोलो। इट इज कंसर्न्ड विथ प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। रॉ मटेरियल जब प्रोसेस होता है तो हमारे पास गुड आता है, तो चाहे प्रोडक्शन बोलूं या प्रोसेसिंग, बात तो एक ही है। आगे पढ़ेंगे। कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अल्टीमेटली सेल कौन करवा रहा है? कॉमर्स। कौन सेल करवा रहा है? इंडस्ट्री। refers to economic activities, conversion of resources into useful goods। ध्यान से समझना बेटा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आपके रिसोर्सेस को गुड्स में बदलती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं बेटा?
प्राइमरी इंडस्ट्री की बात करते हैं मैम। हमें पता है इंडस्ट्री होती है, कॉमर्स होती है, छोड़ दो पेन्स। इंडस्ट्री होती है, कॉमर्स होती है। इंडस्ट्री 3 तरह की होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री, यही पढ़ते हो। प्राइमरी इंडस्ट्री 2 तरह की, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक। प्राइमरी इंडस्ट्री 2 तरह की, जेनेटिक इंडस्ट्री और, याद है आपको। उसके बाद सेकेंडरी की बात करते हैं, या तो मैन्युफैक्चर होगा या तो कंस्ट्रक्शन होगी, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। अब लिखना क्या है पेपर में, बच्चा कैटेगरी तो आइडेंटिफाई कर लेता है, लिखना क्या है। बात कर रहे हैं प्राइमरी से, ठीक है। द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा। या तो तू नेचुरल रिसोर्स से ले रहा होगा रॉ मटेरियल, या फिर तू रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट से ले रहा होगा। अगर रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट हो रही है तो आंसर क्या है बेटा, जेनेटिक। जो नेचुरल रिसोर्स से हो रहा है तो आंसर क्या है, एक्सट्रैक्टिव। देखो, एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, एंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज। समझ गए क्या लिखना है आपने। 2 तरह की है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब ही है कि हमें क्या निकालना है, रॉ मटेरियल, या तो नेचुरल रिसोर्स से या प्लांट्स एंड एनिमल से। प्लांट एंड एनिमल से लेगा तो आंसर क्या होगा, जेनेटिक। नेचुरल रिसोर्स से लेगा तो आंसर क्या होगा, एक्सट्रैक्टिव। क्या होगा मैम, जैसे सी एक नेचुरल रिसोर्स है, उसमें से जब सॉल्ट निकलता है तो ये एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। सी एक नेचुरल रिसोर्स है, उसमें से जब फिश निकलती है तो ये एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री ही है। फिश में जाना है, मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, किससे फर्क पड़ता है, सी से। सी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स है तो आंसर क्या होगा, पहले तो प्राइमरी है बट उसके अंडर एक्सट्रैक्टिव। क्लियर है। अगर एनिमल्स और प्लांट से रिलेटेड कोई भी बात होगी तो आंसर क्या होगा, जेनेटिक। जैसे हनी बी से हनी का निकलना, कौन सी इंडस्ट्री है, जेनेटिक। जेनेटिक, क्योंकि हनी में क्या है बेटा, जान। अब पढ़ते हैं सेकेंडरी। प्रोसेस रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन। जब तुझे रॉ मटेरियल मिला, अब तू उसकी प्रोसेसिंग कहाँ करवाएगा, सेकेंडरी में, ताकि तेरे पास क्या आ जाए, गुड्स, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड क्या होता है, जो तू कंज्यूम कर सकता है। ये कौन सी इंडस्ट्री देती है, सेकेंडरी। 2 तरीके से दे सकती है, या तो मैन्युफैक्चर करेगी, मैन्युफैक्चरिंग, या फिर क्या करेगी, जल्दी बताओ, कंस्ट्रक्शन। या तो मैन्युफैक्चर करेगी या तो क्या करेगी, कंस्ट्रक्शन। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर आने वाला है डिफरेंट क्वेश्चन जो हमने अभी नहीं करा, ध्यान से समझो इसको। मैम, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड क्रिएटिंग द फॉर्म यूटिलिटी। मैम पूछती हैं विच इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। 4 का ऑप्शन देती हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है कि सबका आंसर क्या होगा, गलत। फॉर्म यूटिलिटी कौन सी इंडस्ट्री क्रिएट करती है, मैन्युफैक्चरिंग, या फिर सेकेंडरी। या तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आए तो क्या लिखोगे, सेकेंडरी। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक आए तो क्या लिखोगे, मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर है क्वेश्चन। हर बच्चा इसको गलत करता है, टर्शरी लिख कर आता है, पर आंसर क्या है इसका, तेरे को फाइनल कंजम्पशन वाला गुड दे कौन सी इंडस्ट्री रही है, मैन्युफैक्चरिंग। तो आंसर क्या होगा, फॉर्म यूटिलिटी, मतलब कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना, वो तो मेरा गुड ही करेगा। गुड दे कौन सी इंडस्ट्री रही है, मैन्युफैक्चरिंग। तो फॉर्म यूटिलिटी कौन सी इंडस्ट्री क्रिएट करती है, मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर है। इसीलिए मैं आपको डिफरेंटली करा रही हूँ। मैम मैन्युफैक्चरिंग में 4 टाइप्स हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। इसकी शॉर्ट फॉर्म थी पास, PAAS। P से प्रोसेसिंग, A से एनालिटिकल, अगले A से असेंबलिंग और S से सिंथेटिकल। पास, P से प्रोसेसिंग, A से एनालिटिकल, अगले A से असेंबलिंग और लास्ट। ध्यान से समझो, एनालिटिकल का मतलब है एनालाइजेस एंड सेपरेट्स डिफरेंट एलिमेंट्स। मैंने एक प्रोडक्ट देखा, उसको एनालाइज करा और एलिमेंट्स को क्या कर दिया, सेपरेट। सेपरेशन का हो रही है एनालिटिकल, मैं से याद रखो, एनालाइजेस एंड सेपरेट्स। अगली इंडस्ट्री ध्यान से, सिंथेटिक। ये सेपरेट करती है, ये कंबाइन करती है। जैसे सीमेंट को 2 चीजें मिलकर बनता है ना सीमेंट, तो कौन सी इंडस्ट्री है, सिंथेटिक।
कंबाइन कौन सी करती है? सिंथेटिक। सेपरेट कौन सी करती है? एनालिटिकल। बस इतने हैशटैग्स याद रखो, यू आर ऑल डन। एनालिटिकल क्या करती है? सेपरेट। सिंथेटिक क्या करती है? कंबाइन। नेक्स्ट है बेटा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे एक प्रोसेस है कि कॉटन से क्लॉथ कैसे बनेगा, इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे शुगर कैसे बनेगी, पेपर कैसे बनेगा, इनका क्या है बेटा? एक प्रोसेस। मैम प्रोसेस लिखेंगे तो मैम को पता लग जाएगा प्रोसेसिंग है, इसमें नया क्या लिखा? बेटा नया वर्ड लिख कर आएगा विच कंटेन सक्सेसिव स्टेजेस। क्या लिखोगे बेटा? इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेजेस, ये लिखना है पेपर में। और आएंगे यही क्वेश्चंस, तो आपने इन्हीं का क्या प्रिपेयर करना है? इंटरनल कंटेंट। क्लियर है? ध्यान से समझो। एनालिटिकल क्या करती है? सेपरेट। सिंथेटिक क्या करती है? कंबाइन। एनालिटिकल क्या करती है? सेपरेट। सिंथेटिक क्या करती है? उसके बाद हमने पढ़ा प्रोसेसिंग में क्या हैशटैग है? सक्सेसिव स्टेजेस। क्या लिखोगे बेटा? सक्सेसिव। तो लास्ट बचती है हमारी असेंबलिंग। जैसे कंप्यूटर बन रहा है, टीवी बन रहा है, इनमें क्या होती है? असेंबलिंग। फर्नीचर बन रहा है, इसमें भी क्या होती है? असेंबलिंग। टेबल का टॉप अलग बनता है, लेग्स अलग बनती हैं, फिर खो जाती है ना कंबाइन। ऐसे ही चेयर के साथ होता है, जो उसके व्हील्स हैं वो अलग बनेंगे, टॉप अलग बनेगा, फिर क्या होएगा? असेंबल। इसको बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। इधर देखो, डिफरेंट कंपोनेंट्स और assemble the different components or parts to make a product like television, computer, etc. ये क्या करती है? अगेन assemble। कंबाइन और assemble को मिक्स मत करना। ये assemble कर रही है मतलब एक प्रोडक्ट बना हुआ आएगा, दूसरा भी बना हुआ आएगा, बट असेंबलिंग होगी स्टेप वाइज। ये इसके साथ जुड़ गया, वो उसके साथ जुड़ गया, असेंबलिंग है। कंबाइन का मतलब है मिक्सिंग हो रही है। सेपरेट का मतलब है सेपरेशन हो रही है। प्रोसेसिंग का मतलब है सक्सेसिव स्टेजेस हैं, एक के बाद एक क्या आएगा? स्टेज। समझ आ गया? मैन्युफैक्चरिंग का टाइप। मैन्युफैक्चरिंग का मेन हैशटैग, इट क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। इट क्रिएट्स फॉर्म। अब बताओ क्या आपने टर्म 1 में इसको ऐसे ही प्रिपेयर करा था? क्योंकि टर्म 2 में मैम पूछनी ही ऐसे वाली है। मैम को पता है कि बच्चे ने टर्म 1 में कैटेगरीज याद कर ली है कि बिजनेस एक्टिविटी दो तरह की, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री कितनी तरह की? 3। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी। प्राइमरी कितनी तरह की? 2। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और, क्लियर है? सेकेंडरी इंडस्ट्री कितनी तरह की? मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। बेटा इट इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा। इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स आर रिक्वायर्ड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैम पूछेंगी इन विच इंडस्ट्री इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स आर रिक्वायर्ड। आंसर क्या होगा? कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी पूछा तो आंसर क्या होगा? सेकेंडरी। क्लियर है? कैसे क्वेश्चन आने वाला है? आई एम प्रिपेयरिंग नॉट फॉर द सिलेबस बट फॉर द एग्जाम। पेपर में क्या पूछेंगे? मैम अब ये बताओ, सिलेबस तो हो गया जो हमने करा था, समझ आ गया कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री की। प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज। व्हाट इज द हैशटैग? इट प्रोवाइड्स। विच इंडस्ट्रीज प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज? आंसर इज, वैसे तो सर्विस से बच्चा टर्शियरी लिख आता है, बट आप अगर एक्सप्लेन कर रहे हो तो हैशटैग क्या लिखोगे? इट प्रोवाइड्स सपोर्ट सर्विसेज लाइक वेट, बेस्ट फ्रेंड, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग एंड सो ऑन। पेड बीएफ से भी चल जाएगा। टर्शियरी इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करती है? सपोर्ट सर्विसेज। क्लियर है सबको? कुछ पूछना है यहाँ तक? मैंने आपको इंडस्ट्री का इंटरनल कंटेंट प्रिपेयर करवाया, ये हैशटैग वाला आज दोनों आ जाएंगे, चैप्टर 5 भी, चैप्टर 1 भी। 2 चैप्टर आर डन आज तक में। जिसने कल की क्लास नहीं ली वो यूट्यूब पे जाकर देख ले। तूने ली ही नहीं कल, तो अब यूट्यूब से तो देख ले। घर बैठने से कुछ नहीं होगा। आपको पता है आप घर पे एक चैप्टर खुद से नहीं कर सकते, आप क्लास में आ जाओ, 5 दिन में 5 चैप्टर कर लो। ऑल क्लियर? अब इधर देखो, लास्ट टॉपिक आज की क्लास विच इज कॉमर्स। देखो ट्रेड आप सबको आता है, मैं फटाफट करवाऊंगी अब कॉमर्स को। कॉमर्स में 2 चीजें आती हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू। मैम मुझे एक बारी प्लीज कैटेगरीज बता दो। बेटा इधर देखो, मैं आपको कैटेगरीज बता दूँ।
हम क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस एक्टिविटीज। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? बिजनेस एक्टिविटीज। कितनी तरह की हैं? दो तरह की है भाई एक्टिविटीज, इंडस्ट्री और, सब बच्चे बोलो, इंडस्ट्री और, इंडस्ट्री कितनी तरह की है? 3। ध्यान से समझ लो, अब पूरी बाइफिकेशन समझा रही हूँ। प्राइमरी इंडस्ट्री, बेटा इंटरनल कंटेंट क्या करेगा जब पॉइंट ही नहीं आता होगा? तो मेन तो पॉइंट ही है। फिर जिसके नंबर नहीं आ रहे थे वो इंटरनल कंटेंट पे फोकस करे। जिसकी मैम मुश्किल पेपर बना रही थी, मैंने बता दिया कैसे बनेगा। ठीक है, इधर देखो, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री। अब मैम बताओ कि प्राइमरी कितनी तरह की है? 2। सेकेंडरी कितनी तरह की है? टर्शरी कितनी तरह की है? प्राइमरी के 2 टाइप जल्दी बताओ। पहला जेनेटिक, दूसरा, देखो ऐसे मत छोड़ना, आगे क्या लिखोगे? इंडस्ट्री। सेकेंडरी के 2 टाइप जल्दी बताओ। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। अब बचा टर्शरी। टर्शरी के कोई 2 टाइप्स नहीं है। ये क्या प्रोवाइड करती है आपको? सपोर्ट सर्विसेज। मैम क्या लिखेंगे सपोर्ट सर्विसेज में? बेटा वेट बेस्ट फ्रेंड। मैम क्या होती थी फुल फॉर्म? बेटा वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब हम आ रहे हैं इधर देखो, कॉमर्स पे। किस पे आ रहे हैं बेटा? कॉमर्स पे। Commerce includes all those activities which are necessary for facilitating the exchange। यहाँ क्या होने वाला है? प्रोडक्ट एक्सचेंज। उसने देखो गुड बनाकर दे दिया, सपोर्ट सर्विसेज दे दी, मार्केट तक प्रोडक्ट पहुंचा दिया टर्शरी ने। अब क्या होने वाला है यहाँ पर? एक्सचेंज। मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, यहाँ पर होता क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये 2 तरह की एक्टिविटीज इन्वॉल्व करता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्या आता है कॉमर्स में? ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मैम ट्रेड का क्या मतलब है? ध्यान से समझोगे इधर। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड, यहीं से आप इंटरनल ट्रेड पे पहुंच जाओगे, पता नहीं लगेगा। ध्यान से देखना। एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। वो एक्टिविटीज जो फैसिलिटेट करती है ना परचेज और सेल को, जैसे वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, या फिर हम इनको सर्विसेज भी बोल सकते हैं। जो टर्शरी इंडस्ट्री में पड़ा वही ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। ठीक है, इधर देखो नेक्स्ट। कॉमर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड, तो which business activity provides necessary link between producer and consumer? Answer is commerce. उसने गुड्स बना दिए, इसने बिकवा दिए। कस्टमर कहाँ था? कॉमर्स में। बनाया किसने? इंडस्ट्री ने। तो बीच का लिंक कौन है? कॉमर्स। समझ गए? चलो आगे देखो। मैम द हिंड्रेंस ऑफ पर्संस कौन रिमूव करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये ऑक्सिलरीज में नहीं आता तो बच्चे को नहीं आता होता। हम हिंड्रेंस ऑफ प्लेस पढ़ते हैं, हिंड्रेंस ऑफ टाइम पढ़ते हैं, हिंड्रेंस ऑफ फंड्स पढ़ते हैं, लेकिन हिंड्रेंस ऑफ पर्संस पढ़ते ही नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूं। बताओ द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन कौन रिमूव करता है? जल्दी बोलो। ट्रेड। इट इज रिमूव्ड बाय ट्रेड। क्लियर है? अब ध्यान से देखो इधर। मैम ट्रेड का मतलब क्या है? इधर देखो, ट्रेड रेफर्स टू सेल, ट्रांसफर और exchange of goods. Trade may be classified into 2 broad categories, internal trade and, internal का क्या मतलब होता है? within the geographical boundaries of the buying and selling of goods and services within the geographical boundaries of the, मैम 2 तरह का होता था, होलसेल ट्रेड एंड, बल्क में करोगे तो होलसेल, स्मॉल क्वांटिटी में करोगे तो
एक्सटर्नल इज क्लासिफाइड इनटू 3 कर दिया मैम ने, कैटेगरी हटा दी, और एंट्री पॉट को भी किस में डाल दिया, क्योंकि अल्टीमेटली एंट्री पॉट में भी तो एक जगह से ला रहा है और दूसरी जगह पर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो है तो इंटरनेशनल लेवल का ही, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल ट्रेड। मैम अगर हम एक ही कंट्री के अंदर करते हैं, एक ही कंट्री से खरीदते हैं तो इंपोर्ट है, एक ही कंट्री को बेचते हैं तो एक्सपोर्ट है, पर एक कंट्री से खरीद कर दूसरी कंट्री को बेच देते हैं तो एंट्री पॉट है। फिर से सुनो, एक कंट्री को माल बेचा एक्सपोर्ट, एक कंट्री से माल खरीदा इंपोर्ट, एक कंट्री से खरीदा और दूसरी को बेच दिया तो when goods are imported for export to other countries it is known as entry port trade. Now what are the auxiliaries to trade? It are the activities which are meant for assisting. aids का मतलब होता है जो आपको help करे, assist करे, to carry out trade. trade को करने में जो facilitate कर रहा है, assist कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, auxiliaries to trade. A से auxiliary, A से assist, ऐसे याद रखो. These are the activities which assist or facilitate the trade process. मैम क्या क्या आता है बेटा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट करता है मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बैंकिंग आपको प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस, इंश्योरेंस कवर करता है कुछ बिजनेस रिस्क को, ऐसे ही वेयर हाउसिंग क्या क्रिएट करता है, टाइम यूटिलिटी, क्या क्रिएट करता है बेटा, एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर। अब ध्यान से समझो, मैम ना ट्रांसपोर्ट के साथ कम्युनिकेशन भी लिखती हैं, तो आप ट्रांसपोर्ट जब आप वेट में टी पे आते हो तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ना लिखकर क्या लिखोगे, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ध्यान से समझना, कम्युनिकेशन इज फैसिलिटेट सो दैट प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर्स मे एक्सचेंज द नेसेसरी इंफॉर्मेशन विद वन अनदर। तो जब ट्रांसपोर्टेशन से गुड्स आ रहे होते हैं तो कुछ इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल कि भैया ये वाला माल नहीं बिक रहा, भैया इसकी एक्सपोर्ट कब तक आ रही है, आप कब तक माल ले आओगे, मेरे पास स्टॉक कम है। ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ एक और कौन सी फैसिलिटी आ रही है, कम्युनिकेशन। बाकी सारा एज इट इज। आपको नहीं पता था ट्रांसपोर्ट में लिखना क्या है, मैंने आपको दे दिया, मूवमेंट ऑफ गुड्स। बैंकिंग में लिखना क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस। इंश्योरेंस में लिखना क्या है, कवरेज ऑफ बिजनेस रिस्क। वेयर हाउसिंग में लिखना क्या है, इट क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। बच्चा एडवर्टाइजिंग, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर. So with this chapter 1 important questions are covered. No one will stand. We still have some information to be shared.